नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, नामांकन पत्र भरने का दूसरा दिन, 31 उम्मीदवारों ने 37 नामांकन पत्र दाखिल किए। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि नामांकन पत्र भरने का दिन कब से शुरू हो चुका है, 30 अक्टूबर से, यानी कल से ये प्रारंभ हो चुका था। और 31 अक्टूबर को अभी तक कितने 31 अक्टूबर को 37 नामांकन पत्र भरे गए हैं, जो कि कुल 31 उम्मीदवारों ने भरे हैं। 30 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और नामांकन कब तक किया जा सकता है, ये 6 नवंबर तक नामांकन किया जा सकता है। नामांकन की जांच होगी 7 नवंबर को, और अगर किसी को नाम वापस लेना है तो वो कब तक, 9 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। कल की क्लास में हमने सारा जो कार्यक्रम था चुनाव का, राजस्थान विधानसभा चुनाव का, वो हमने पढ़ा था। चुनाव कब होने हैं राजस्थान में, तो वो आप सभी को पता ही होगा, 25 नवंबर को। और मतगणना किस दिन होगी, तो ये होगी 3 दिसंबर को। सारी जो डेट्स थी कल की क्लास में हमने पढ़ी थी। विधानसभा चुनाव 22 दिन में 400 करोड़ रुपए की अवैध नकदी और सामग्री जब्त, जिसमें 50,000 रुपए से अधिक नकदी के परिवहन पर जरूरी दस्तावेज साथ में रखने की हिदायत दी गई है। जब्त नगद राशि को रिलीज करवाने के लिए अपील की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद आगे है, सी विजिल ऐप पर 10,287 शिकायतें मिली। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य क्या है कि आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके उल्लंघन से संबंधित जो भी मामले हैं उनसे संबंधित कोई एक फोटो या फिर कोई वीडियो बनाकर, 2 मिनट तक का वीडियो बनाकर आम जनता में से कोई भी इस मोबाइल ऐप पर डाल सकता है। और उस वीडियो के डालने के बाद या फोटो के अपलोड करने के बाद 100 मिनट के अंतर्गत जो संबंधित अधिकारी होगा, चुनाव से संबंधित जो वहां का अधिकारी है, वो इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यहाँ है होम वोटिंग की सुविधा। अब होम वोटिंग की सुविधा किन किन को है, यहाँ उन तीनों के नाम दिए गए हैं। 3 तरह के पात्र हैं इसमें। नंबर 1, वरिष्ठ नागरिक जो कि 80 से अधिक आयु के हैं। नंबर 2, दिव्यांगजन, जिनमें 40% से अधिक दिव्यांग सर्टिफिकेट उनके पास है। और नंबर 3, कोविड से प्रभावित व्यक्ति, जिनमें कोविड के लक्षण हैं या वो संक्रमित अभी तक हैं। अगर इनको होम वोटिंग की सुविधा चाहिए, जो कि वैकल्पिक है, विकल्प के रूप में इनको दी जाएगी, यानी आवश्यक नहीं है मिले ही, यानी कि इनको अगर नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी, ऐसी इन पर थोपी नहीं जाएगी। लेकिन यदि इनको चाहिए तो इसके लिए 4 नवंबर तक उनको एक फॉर्म भरना होगा, जिसका नाम है कौन सा, फॉर्म 12D। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब यहाँ क्या है कि मान लेते हैं कि कोई 80 वर्ष से अधिक आयु का कोई वृद्धजन ऐसा है जो अपने आप को सक्षम पाता है और मतदान केंद्र पर जाकर ही वो अपना वोट डालना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको इसी तरह से वोटिंग करनी पड़े। वो चाहे तो अपनी इच्छा से मतदान केंद्र पर जाकर डाल सकता है वोट। ऐसे ही 40% से अधिक दिव्यांगता सर्टिफिकेट वाला अगर कोई दिव्यांग है, वह भी अगर यह ऑप्शन ना चुनकर मतदान केंद्र पर जाकर ही वोट डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। ये व्यवस्था वैकल्पिक है, और अगर इसका लाभ लेना है तो फॉर्म 12D ये भर कर देना होगा। ये मिलेगा कहाँ, तो ये BLO के पास मिलेगा। जमा भी वहीं कराना है। कब तक जमा कराना है, तो वह डेट है 4 नवंबर। इसके आगे है वेब पर्यवेक्षक। वेब पर्यवेक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचे, चुनाव खर्च से जुड़ी गतिविधियों का जायजा लिया। यहाँ हम हर दिन कुछ जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस जिले में कुल कितने मतदाता हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाताएं कितनी है, और वह निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं। आज यहाँ 3 जिले आए हैं। कौन कौन से, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और उसके बाद है राजसमंद। सवाई माधोपुर, जहाँ कुल मतदाता कितने हैं, 10,13,000। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 5,41,000। महिला मतदाता है 4,72,000। ट्रांसजेंडर मतदाता सवाई माधोपुर में कितने हैं, 13। प्रतापगढ़ जिला, जहां कुल मतदाता है 5,32,000, पुरुष मतदाता है 2,68,000, महिला मतदाताओं की संख्या है 2,64,000। ट्रांसजेंडर मतदाता है यहाँ 6। तीसरा जिला राजसमंद, जहां कुल मतदाता है 9,25,000, पुरुष मतदाता है 4,73,000, महिला मतदाता है 4,52,000 और ट्रांसजेंडर मतदाता है कितने हैं, 14। अब यहाँ जो ये मतदाता हैं, अब निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से कौन कौन सी यहाँ सीट हैं विधानसभा की, उनमें भी इनको आगे विभाजित किया गया है। जैसे कि यहाँ निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं, किसमें, सवाई माधोपुर में, तो खंडार, गंगापुर, बामनवास और सवाई माधोपुर। प्रतापगढ़ जिले में कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र हैं, धरियावद और प्रतापगढ़।
फिर इसके बाद आता है राजसमंद जिला, जहां निर्वाचन क्षेत्र यानी विधानसभा सीट कौन कौन सी हैं? कुंभलगढ़, नाथद्वारा, भीम और राजसमंद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मिलावट के खिलाफ अभियान, जो 11 फैक्ट्रियों से दूध मावे के सैंपल लिए गए। अभी जैसे त्योहारों का सीजन है यानी दीपावली आने वाली है, तो मिलावटी खाद्य पदार्थ पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से एक संचालित अभियान है जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध। ये राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है और शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना भी चालू की गई थी। इन दोनों को भी आज हम वापस देखने वाले हैं। और यहाँ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी आज हम पढ़ेंगे? 3 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले तो मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसमें राजस्थान को अमृत अवार्ड मिला है। ये आज की जो मैगजीन है वहां नहीं है, लेकिन ये जानकारी इसकी जो वेबसाइट है DIPR सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिसकी ये पत्रिका है सुजस, वहां ये जानकारी दी गई है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसमें राजस्थान को अमृत अवार्ड मिला है। अब फिर हम साथ में ये भी जानेंगे कि मेरी माटी मेरा देश अभियान आखिर है क्या, और लास्ट में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है और हर बार जब भी त्योहारी सीजन आता है ये योजना अपने आप चर्चा में आ जाती है, क्योंकि जो मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं उन पर निगरानी के लिए कुछ ऐसे जो इन पर जो अधिकारी हैं वो वहां जाके छापे मारते हैं, देखते हैं कि कहाँ कुछ मिलावट हो रही है, खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए जाते हैं, मिठाइयों में खास तौर पर ऐसा हो रहा है। तो इसको भी आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसमें राजस्थान को अमृत अवार्ड मिला है। इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो राजस्थान ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और राज्य के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य कुल कितने? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8, यानी कि कुल 36। इनमें राजस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और तीसरे स्थान पर हासिल कर राजस्थान को इसमें अमृत अवार्ड प्रदान किया गया है। अब राजस्थान को तीसरा, तो पहला और दूसरा किसको मिला? पहला पुरस्कार मिला जम्मू कश्मीर को, जो क्या है संघ शासित प्रदेश। दूसरा पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है गुजरात को। अब तीसरा जो पुरस्कार है उसमें राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ संयुक्त रूप से एक और राज्य है, उसका नाम है हरियाणा। ये दोनों तीसरे स्थान पर रहे। कौन से कार्यक्रम में? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान। अब ये क्या है मेरी माटी मेरा देश अभियान? ये अभियान जो है शुरू तो बहुत पहले कर दिया गया था, जब आजादी का अमृत महोत्सव, ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं उसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश अभियान। दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है देशवासियों में स्वाभिमान की भावना जागृत करना। अब इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं। माटी से यह संबंध क्या है कि देश के जो दूर दराज के गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, सभी से एक कलश में मिट्टी लाई जाएगी वहां की, और वहां से अलग अलग कलशों में जो मिट्टी लाई जाएगी ये पहुंचाई जाएगी नई दिल्ली। और अगर आपने कल न्यूज में देखा होगा तो प्रधानमंत्री ने अलग अलग जो गांवों से शहरों से जो मिट्टी आई है उसको वहां एक बड़े कलश में रखे, उसके बाद आपने देखी होगी न्यूज, उससे उन्होंने टीका किया, अपने आप को माथे पे तिलक लगाया। उद्देश्य क्या है कि पूरे देश को एक तरह से जोड़ना, एकता की भावना विकसित करना और देशवासियों में स्वाभिमान की भावना पैदा करना। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है कल, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को। शुरू कब हुआ था? तो अभियान की परिकल्पना की गई 9 अगस्त 2023 को। भारत के इतिहास में 9 अगस्त की डेट भी काफी खास है, आपको पता होगा। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? जिनको पता है वो बताएं कमेंट्स में। तो इससे आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में इसकी यहाँ से शुरुआत की गई थी। कल्पना की गई थी कब? 9 अगस्त 2023 से। यह उन वीरों और वीरांगना को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? शिला फलकम, यानी पत्थर का एक फलक, यानी पत्थर की एक पट्टिका लगाई जाएगी। वसुधा बंधन, फिर इसके बाद है राष्ट्रगान, फिर है पंचप्रण, वीरों का वंदन, और लास्ट में है अमृत कलश यात्रा। अब ये अंत में है, अंतिम चरण क्या था? अमृत कलश यात्रा। इसी में पूरे देश से, अलग अलग गांवों से, कस्बों से, शहरों से कि अलग अलग कलश में मिट्टी लाई गई वहां की, और वो मिट्टी कहाँ पहुंचाई गई? राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में। और उसी मिट्टी से प्रधानमंत्री ने कल तिलक करके
सांकेतिक तौर पर एक तरह से ये भावना पैदा की कि पूरा देश एक है, एकता की भावना विकसित की। क्या है शिलाफलकम, इसको जानेंगे। तो शिलाफलकम यानी कि शिला का फलक, पत्थर की एक पट्टिका। अब इस पट्टिका पर क्या लगाया जाएगा, यानी कि जहां स्वतंत्रता सेनानी है या जो वीर शहीद हुए हैं उनका नाम इस पट्टिका पे लिखा जाएगा कि कौन वीर था, किस में शहीद हुआ, किस युद्ध में शहीद हुआ, संबंधित जानकारी लिखी जाएगी। तो चाहे वो सेना के हों, अर्धसैनिक हों या पुलिस बल के हों, कहीं के भी हों, यानी किसी भी चीज में उन्होंने देश की रक्षा के लिए अगर अपनी जान गंवाई है, उन सभी का नाम इस पट्टिका पर लिखा जाएगा। इसी को कहा गया है शिलाफलकम। और इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, गांवों में, पंचायतों में, साथ के साथ शहरों में भी, जहां से संबंधित जो भी व्यक्ति रहा है, जैसे कोई तालाब है उसके किनारे या फिर जो वहां विद्यालय है उसके किनारे, उसके पास में इस पट्टिका की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम दिया गया शिलाफलकम। अब जब ये पट्टिका वहां स्थापित की जाएगी तो स्थापित करने के बाद आम जनता जो वहां है उनके द्वारा यहाँ पंच प्रण यानी कि 5 शपथ ली जाएंगी पत्थर स्थापित करने के बाद। वो 5 प्रण क्या क्या है, भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। दूसरा प्रण है क्या है कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तीसरा प्रण क्या है, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। चौथा प्रण, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। पांचवा प्रण क्या है कि नागरिक होने का जो हमारा कर्तव्य है हम उसको निभाएंगे। इसको कहा गया पंच प्रण। फिर है वसुधा वंदन। ये क्या है, पंचायतें, गांव, शहरी स्थानीय निकाय, यहाँ स्वदेशी प्रजाति के 75 पौधे लगाए जाएंगे। फिर वीरों का वंदन, ये प्रोग्राम ही पूरा वही है। स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार हैं उनके सम्मान के लिए समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें चाहे रक्षा में यानी कि डिफेंस सर्विस, तीनों तरह की जो सेना है उनमें काम करने वाले रहे हों, या सीएपीएफ में या राज्य पुलिस के जवान रहे हों, या सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं, इन बलों के जो शहीद परिवार हैं उन सभी को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। अब इस पट्टिका यानी जहां शिलाफलकम लगाया जाएगा वहीं राष्ट्र ध्वज फहराकर राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा। और फिर अमृत कलश यात्रा, जो इसका अंतिम चरण है, देश के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों से मिट्टी को कलश में लाया जाएगा और इसे राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली पहुंचाया जाएगा। और कल 31 अक्टूबर, हर दिन के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। 31 अक्टूबर ही क्यों रखा गया, तो ये सरदार पटेल की क्या होती है, जन्म जयंती 31 अक्टूबर। कार्यक्रम शुरू कब किया गया था, 9 अगस्त। दोनों ही भारतीय इतिहास में काफी खास हैं। तो 31 अक्टूबर ये एक तरह से इसलिए रखा गया है क्योंकि सरदार पटेल ने भारत की एकता के लिए, यानी कि जो अलग अलग रियासतें थी उन सभी को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। इसीलिए सांकेतिक तौर पर अब ऐसा किया गया कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कलश में मिट्टी लाई गई है और वो कहाँ ले जाई गई, दिल्ली। और इससे ये संकेत दिया गया कि पूरा देश एक है, एकता हम सभी में विद्यमान है। फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ हुआ था कब, 26 अक्टूबर 2020 को। ये भारत सरकार ने, ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना में भी शामिल है, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य के जो सभी उपभोक्ता हैं उनको शुद्ध खाद्य वस्तु जो है उपलब्ध कराना। किस विभाग द्वारा संचालित है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की फ्लैगशिप योजना है। अब इसमें क्या क्या प्रमुख विशेषता है, उद्देश्य तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना है। इसके लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। अभियान के तहत एक टीम का गठन किया जाएगा। टीम में सदस्य कौन कौन होंगे, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी और डेयरी प्रतिनिधि। अब इसमें क्या क्या होगा, अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय स्थापित किया गया है। साथ ही एक नई योजना और, जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना। यानी कोई व्यक्ति मुखबिर बनता है, यानी ये जानकारी देता है कि यहाँ किसी दुकान पर या किसी अन्य संस्थान में खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है, तो जो ये जानकारी देता है, जो ये समाचार देता है, सरकार उसको भी पुरस्कृत करेगी और उसको कुल कितना, 51,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसने सूचना दी सभी को 51 दिए जाएंगे, इसमें कुछ कंडीशन है। क्या क्या है कि जहां मिलावट हो रही है, अगर वो खाद्य पदार्थ अनसेफ पाया गया, यानी पूरी तरह से हानिकारक है और बहुत सीवियर कुछ बीमारियों से हो सकती है, अनसेफ कैटेगरी पाए जाने पर 51,000 है। और अमानक यानी सब स्टैंडर्ड
यानी होने को तो वो खाद्य पदार्थ ही है, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे थोड़ा कम है, तब उसको जिसने सूचना दी है उसको 10,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। सूचना के आधार पर जो सैंपल लिया जाएगा, जो सैंपल जब खाद्य लैब में पहुंच गया और वहां अनसेफ पाया गया है, तो पहले मुखबिर को इसमें 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जो कुल 51 दिए जाने हैं वो 2 किस्तों में दिए जाएंगे। और फिर जब कोर्ट में चालान पेश हो जाएगा, तब बाकी के 26,000 रुपए दिए जाएंगे। और ऐसे ही सैंपल जब खाद्य लैब में अमानक पाया जाता है, ये तो हो गया अनसेफ। अमानक पाए जाने पर मुखबिर को प्रोत्साहन राशि के रूप में कितना, 5,000 रुपए, और एडीएम कोर्ट में चालान पेश होने पर बाकी के 5,000 रुपए यानी कुल 10,000 की राशि इसमें दी जाएगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।